हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपन कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान है उसका जो सेकंड पार्ट है स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसका प्रथम चैप्टर करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके 40 क्वेश्चन करने थे, छोटे क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए, 20 क्वेश्चन और करते हैं, उसमें लगभग पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। तो चलो अपन का 20 का क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। देश की आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो जब अपना देश आज़ाद हुआ उससे पहले अंग्रेज़ों ने शासन किया था, तब भारत को दो भागों में विभाजित करके शासन किया था। एक तो वो प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के सीधे अधीन थे, और एक वो प्रांत जो ब्रिटिश सरकार महाराजाओं के माध्यम से उस पर शासन करते थे, तो उसको देशी रियासतें बोला जाता था। तो उन देशी रियासतों की संख्या 565 थी। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक देश में शामिल हो सकती हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं, ये निर्णय करने का अधिकार किसको दिया गया। यानी जब ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश प्रांतों को स्वतंत्र किया, उसके साथ साथ देशी रियासतों को भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन ये निर्धारित नहीं किया कि ये देशी रियासतें भारत में रहेंगी या पाकिस्तान में जाएंगी। ये निर्णय करने का अधिकार वहाँ का जो राजा होता था उस रियासतों को, उसको दिया गया कि राजा अपनी इच्छा से अगर वो भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल सकता है, अगर वो पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकता है, और अगर वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहे तो स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकता है। अब अगला क्वेश्चन अपना, रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जो किस नाम से जाना जाता है। यानी रजवाड़ों को, इन देशी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए इनसे एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए थे, और इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने ये जब कई रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, तो इन्होंने सोचा कि भाई इस प्रकार ये रियासतें स्वतंत्रता की घोषणा करेंगी तो भारत कई भागों में विभाजित हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी दूरदर्शी नीति का प्रयोग करते हुए इन देशी रियासतों के शासकों से विचार विमर्श किया, बातचीत की और इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी किया, और इनके लिए इन्होंने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, और उस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था। तो जो देशी रियासतें होती थी उसका जो शासक होता था उसको राजा या महाराजा नाम से जाना जाता था, लेकिन हैदराबाद की जो रियासत थी उसके शासक को राजा महाराजा नहीं कह करके उसको निजाम कहा जाता था। क्योंकि हैदराबाद का जो राजा था यानी निजाम था, वो एक धनाढ़े निजाम में शामिल था। हैदराबाद की रियासत सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे धनाढ़े रियासत थी। अगला क्वेश्चन है, रजाकार किसे कहा जाता था। तो रजाकार किसे कहा जाता था, जो हैदराबाद का जो अर्धसैनिक बल था उसको रजाकार के नाम से जाना जाता था। अभी क्या था अर्धसैनिक बल, यानी जो हैदराबाद का जो निजाम था वो वहाँ की जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, और उन्होंने अपनी हैदराबाद रियासत को जब स्वतंत्रता की घोषणा की तो जनता में और वो जनता उससे और ज़्यादा परेशान हो गई कि अब ये जनता का और ज़्यादा शोषण करेगा, उस पर अत्याचार ढाएगा। तो जनता ने इस चीज़ को समझ के जनता ने एक आंदोलन शुरू कर दिया, इस हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन को दबाने के लिए हैदराबाद के निजाम ने एक अर्धसैनिक बल तैयार किया, और ये अर्धसैनिक बल ही रजाकार के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के महाराजा का क्या नाम था। अब मणिपुर के महाराजा का क्या नाम था, महाराजा बोधचंद्र सिंह। अब अगला क्वेश्चन है अपना, सबसे पहले वेस्ट मताधिकार का प्रयोग कौन से राज्य में किया गया। तो सबसे पहले कौन से राज्य में किया गया वेस्ट मताधिकार का प्रयोग, मणिपुर में जून 1948 में। कब किया गया, मणिपुर में जून 1948 में वेस्ट मताधिकार का प्रयोग किया गया।
यानी वयस्क का मतलब बालिग होना। यानी पहले ये उम्र थी 21 वर्ष की, यानी 21 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, मताधिकार यानी मत देने का अधिकार। यानी जो 21 वर्ष का व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, इससे कोई मतलब है। 21 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार था। आजकल ये इसकी उम्र 18 वर्ष कर दी। जो व्यक्ति 18 वर्ष का है उसको मत देने का अधिकार है। तो सबसे पहले वयस्क मताधिकार का प्रयोग मणिपुर राज्य में किया गया जून 1948 में, वहाँ जनमत संग्रह कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन से अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सहमति हुई थी? यानी जब देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे तो उसमें बहुत अधिवेशन चलते रहते थे कि भाई देश की आज़ादी के बाद क्या किया जाएगा, कब कब क्या किया जाएगा। तो उसमें एक अधिवेशन हुआ था 1920 में, नागपुर अधिवेशन। उसमें इस बात पर सहमति हुई थी कि जब देश आज़ाद हो जाएगा उसके बाद, देश की आज़ादी के बाद अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं के आधार पर अलग अलग राज्यों के गठन को अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। यानी भाषा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब अगला क्वेश्चन है, विशाल आंध्र आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? यानी विशाल आंध्र आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। कि तमिल भाषा के आधार पर एक नया आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था और उस आंदोलन का नाम था विशाल आंध्र आंदोलन। अब अपना अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के अग्रणी नेता कौन थे? आंध्र प्रदेश के अग्रणी नेता कौन थे? पोटी श्रीरामुलु। यानी आंध्र आंदोलन जो चल रहा था उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता थे पोटी श्रीरामुलु। इसके नेतृत्व में और बहुत से लोग थे, लेकिन मेन व्यक्ति पोटी श्रीरामुलु थे। अब अगला क्वेश्चन है, पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु कैसे हुई? तो भाषा यानी तमिल भाषा के आधार पर नया आंध्र प्रदेश राज्य का गठन के लिए एक आंदोलन चल रहा था, आंध्र आंदोलन। उस आंदोलन का नेतृत्व पोटी श्रीरामुलु कर रहे थे और पोटी श्रीरामुलु ने ये निर्धारित कर लिया था कि जब तक इस राज्य के गठन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है तो वो भूख हड़ताल पर करता हूँ। तो इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी और 56 दिन की भूख हड़ताल के चलते ये शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया और इसकी 56 दिन के भूख हड़ताल के परिणाम स्वरूप इसकी मृत्यु हो गई। अब अपना अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा कब की? तो प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा कब की? दिसंबर 1952 को। यानी 56 दिन के आमरण अनशन के बाद जैसे ही पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई तो इससे वहाँ और ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई, अशांति फैल गई। उनको ये लगा कि अब इससे किसी प्रकार की कोई यहाँ अव्यवस्था नहीं फैल जाए। तो इस अव्यवस्था को रोकने के लिए, इसके आंदोलन को रोकने के लिए, इस पर कंट्रोल करने के लिए इसकी जो मांग थी आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की भाषा के आधार पर, उस मांग को स्वीकार कर लिया गया और इसकी मृत्यु के बाद दिसंबर 1952 में ये घोषणा कर दी गई कि तमिल भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नया राज्य बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन से राज्य का गठन किया गया? तो कौन से राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश। यही है जो ऊपर चल रहा है, यही है तमिल भाषा। और ये भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा। तमिल भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अब अपना अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? वो तो यानी दिसंबर 1952 में तो उसकी जो मांग थी उसको स्वीकार किया, घोषणा कर दी कि भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन इसका गठन फिर कब हुआ? इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। यानी 1 अक्टूबर 1953 को जो मद्रास राज्य था उससे जो तेलुगु भाषी बोलने वाले लोग थे उस क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश।
अब अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कौन सी भाषा के आधार पर हुआ? तो कौन सी भाषा के आधार पर हुआ? तेलुगु भाषा के आधार पर। यानी मद्रास राज्य से जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे उस क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? यानी मद्रास राज्य इसको आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को स्वीकार किया तो और भाषा बोलने वाले लोग हैं वो भी अपनी भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग करने लगे। नई नई मांग उठी, तो फिर इस अव्यवस्था को देखते हुए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में, और उस आयोग का काम था कि वो इस चीज़ पर गहनता से विचार विमर्श करेगा कि ये सही है या गलत है, और किस प्रकार अगर ये होगा तो किस प्रकार से होगा। इन सब पर विचार विमर्श करने के लिए 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बनाया गया? यानी 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और फिर इन्होंने 3 साल में अपनी रिपोर्ट सौंपी और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनाया गया। इसको 31 अगस्त 1956 में इस अधिनियम को पारित किया गया और 1 नवंबर 1956 को यह अधिनियम लागू हो गया, और फिर इस अधिनियम के आधार पर नए राज्यों का गठन हुआ। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने बनाए गए? 6 राज्य और 14 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब अगला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन अपने छूट गए थे पहले, कि देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी जो देशी रियासतें थी 565, इनमें से बहुत सी रियासतें थी जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। भारत या पाकिस्तान किसी में भी नहीं मिलना चाहता था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि इस प्रकार अगर हो जाएगा तो भारत और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, एकता व अखंडता को आघात पहुँचेगा। तो उन्होंने दूरदर्शी नीति के द्वारा इस चीज़ को पहले ही भांप लिया और इन देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए उनके राजाओं से विचार विमर्श किया और जल्दी इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। तो इसलिए किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको क्यों कहा? लौह पुरुष की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि लोहा होता है उसको इधर उधर मोड़ना पॉसिबल नहीं होता है, इतना जल्दी नहीं मुड़ता वो। उसको मोड़ते हैं तो उसको पहले तपाया जाता है भट्टी पे, फिर वो मुड़ता है, फिर उसको आकार दिया जाता है। तो इसी प्रकार ये जो देशी रियासतें ही थी उसको भारतीय संघ में शामिल करना लोहे को आकार देने के बराबर ही था। तो वो इसकी तरह इतना कठिन काम था, तो कठिन काम को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो अपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगला पाठ करेंगे कल, एक दल के प्रभुत्व का दौर। अभी अपना पाठ कंप्लीट हो गया। ओके।